हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग 10 इम्पोर्टेंट फिजिकल ज्योग्राफी से एमसीक्यू करेंगे। कल आपने महत्वपूर्ण 10 एमसीक्यू देखा और वो आपके महाद्वीपीय संचलन और महासागरीय धाराओं से रिलेटेड थे। इसमें भी कुछ उसी तरह से प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम लोग डिटेल तरीके से देखेंगे, विस्तृत रूप में देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है जो हमारे सामने, मेकांग डेल्टा कहाँ पे है? मेकांग डेल्टा कहाँ पे है? ऑप्शन है आपके पास थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम। अब देखिए डेल्टा जो यहाँ पे आया है उसको देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ये क्लियर है, आप अपना इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, आपके कितनी स्कोर हैं कमेंट में बता सकते हैं। तो डेल्टा जो शब्द है ये दिया था हेरोडोटस ने। और डेल्टा क्या होता है कि जब आपका नदी है समुद्र में मिलने, यानी समुद्र में जब ये विलीन होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नदभार हो जाते हैं, इसके अवसाद होते हैं, क्योंकि जल वहन क्षमता कम हो जाती है तो अवसाद का ये क्या करती है, यहीं पे अवसादीकरण कर देती है और विभिन्न अलग अलग धाराओं में, यहाँ से छोटी छोटी धाराओं में बढ़ के फिर समुद्र में विलीन हो जाती हैं। तो ये जो यहाँ पे निर्मित मैदान होता है यही आपका डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा के कई टाइप होते हैं, पंजाकार डेल्टा होता है, पक्षीपार डेल्टा होता है और कई टाइप होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मेकांग डेल्टा कहाँ पे है? थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम। जो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा मेकांग डेल्टा है वियतनाम में। ठीक, मेकांग जो डेल्टा है ये तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदी जिसका नाम है मेकांग, ठीक, उसी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से वियतनाम के दक्षिणी पश्चिमी भाग में मेकांग डेल्टा बनता है। मेकांग डेल्टा को वियतनाम का चावल का कटोरा भी कहते हैं। मेकांग डेल्टा को क्या कहा जाता है? वियतनाम का चावल का कटोरा कहा जाता है। मेकांग जो नदी है इसका उद्गम हमने बताया कि तिब्बत का पठार, इसका जो मुहाना यानी कि ये कहाँ पे मिलती है समुद्र में, तो वो दक्षिण चीन सागर में। प्रवाह जो क्षेत्र है वो आपका कहाँ से होके जाती है मेकांग नदी? तो मेकांग जो नदी है ये आपका चीन, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, यानी टोटल 6 देश से होते हुए यह प्रवाहित होती है। ठीक, नेक्स्ट जो है प्रश्न, महासागरीय धारा दिया है और यहाँ पे मानचित्र बनाया, उसको मिलान करना। गिनी की धारा है, ओयासियो की धारा है, केनारी की धारा है, क्यूरोशियो की धारा है। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दें। अब देखिए यहाँ पे पहले तो ये जान लीजिए ये क्या है, अटलांटिक महासागर है और यहाँ पे ये जो है ये आपका पैसिफिक है, ये भी आपका पैसिफिक है यानी प्रशांत महासागर। हिंद महासागर हो गया, इधर आपका क्या है आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिका। क्लियर हुआ? 3 बड़े जो महासागर हैं उसको भी हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो धाराएं हैं कहाँ पे चलती हैं, किस महासागरीय धारा को कहाँ पे, तो जो ये 1 नंबर पे दिख रहा है, 1 नंबर पे कौन सा है? 1 नंबर पे यहाँ पे आपका जो है ये कनारी की धारा यहाँ से निकलती है। स्पेन इधर है तो ये कनारी की धारा कैसे निकलती है? यहाँ पे ये उद्वेलित धारा भी कहा जाता है, इसे अपवेल्ड करंट भी इसे कहा जाता है। ठीक, ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा के रूप में दक्षिण की ओर मुड़कर यहीं पे एक कनारी द्वीप है, इससे होते हुए ये विषुवत रेखा की तरफ ये चलती है। चूँकि ये ठंडे क्षेत्रों से आती है यानी उच्च अक्षांशों से निम्न की ओर चलती है, इसलिए इस धारा को ठंडी धारा कहा जाता है। ठीक, 1 नंबर ये हो गया। दूसरा जो यहाँ पे दिया है तो दूसरा आपका गिनी की धारा। ठीक, गिनी की धारा, ये गिनिया की खाड़ी बोला जाता है इसे, गिनी की खाड़ी। ये आपका देखिए विषुवत रेखा यहाँ पे हो गई, विषुवत, ये विषुवत रेखा होगी, यहाँ से नीचे आ रहा है यानी निम्न अक्षांश से उच्च की ओर आ रहा है, तो किस प्रकार की जलधारा हो जाएगी? गर्म जलधारा। तो
तो जो ये धारा है दूसरा नंबर ये गिनी की धारा है। ठीक, तीसरा कह रहा है उच्च अक्षांश से निम्न की ओर आ रही है। तो जो उच्च अक्षांश से निम्न की ओर आए जो आपका क्या कहा जाता है, इसे क्यूराइल की भी धारा कहते हैं, ओयासियों की धारा कहा जाता है। ये बेरिंग जो जल डमरू मध्य है, यहाँ पे बेरिंग सागर है, तो यहाँ से ये कमचटका प्रायद्वीप आपका कौन सा है, यही ये कमचटका प्रायद्वीप है, जिस पे रूस और जापान का विवाद रहता है। यहीं पे सखालिन द्वीप है, इसी का ज़्यादा विवाद रहता है। तो कमचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, तो ये कौन सी हो गई, क्यूराइल या क्यूरोशियो की ठंडी जलधारा, या ओयासियों की, सॉरी क्यूराइल या ओयासियों की ठंडी धारा। और जो इधर से आपका जा रही है नीचे से ऊपर की ओर, तो ये आपका है क्यूरोशियो की धारा। इसे उत्तर विषुवतीय धारा जो फिलीपींस द्वीप के पास यानी यहाँ पे ताइवान और जापान के तटों से लगते हुए उत्तर की ओर बहती है, ये क्यूरोशियो की धारा इसे कहा जाता है, ये गर्म जल धारा है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। तो ए नंबर क्या है, तो ए नंबर यानी कि आपका जो गिनी की धारा है वो किससे मिल जाएगी, 2 नंबर से। तो ए का आपका 2 हो जाएगा। ठीक, ए का 2 हो जाएगा। और आपने देखा कि जो कनारी की धारा सी है वो किससे संबंधित है, 1 से है। और डी का यानी कि क्यूरोशियो की जो धारा है वो 4 नंबर से है। ठीक, तो 2, 3, 1 और 4 सही उत्तर हो जाएंगे। अगला है शीत लेब्राडोर की उपस्थिति में निम्न में से कौन सा एक घटित होता है। तो लेब्राडोर की धारा कैसी धारा है, ठंडी धारा है। कह रहा है कि यदि लेब्राडोर की धारा नहीं चलती तो इसमें से कौन सी घटना घटित हो सकती थी, कि कोई उत्तर पूर्वी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र नहीं होंगे, कोई उत्तर पश्चिमी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र नहीं होंगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में कोई मत्स्य क्षेत्र नहीं होगा, यूएसए और कनाडा के अटलांटिक तट की अर्धशुष्क अवस्था अविभावी होगी। अब देखिए यदि शीत लेब्राडोर की धारा नहीं होती तो क्या होता, तो जो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक में मत्स्य क्षेत्र हैं जिसे ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है, ये आपके नहीं होते। ठीक, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे हम आपको मैप में दिखा देते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर पश्चिमी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र में कोई मत्स्य क्षेत्र नहीं होता यदि लेब्राडोर की धारा नहीं रहती यानी कि अनुपस्थित रहती। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये है ये बैफिन की खाड़ी कहा जाता है। यहाँ से लेब्राडोर की धारा निकलती है और यहाँ पे आती है, इधर से आपका गल्फ स्ट्रीम की धारा जाती है। और ये जो दोनों धाराएं हैं ये आपका गर्म होती है, लेब्राडोर की जो धारा है ये ठंडी धारा होती है। तो लेब्राडोर कैसी धारा होती है, ठंडी जलधारा होती है। जब यहाँ पे ये दोनों आपस में मिलती हैं तो गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने की वजह से यहाँ पे पूरा कोहरा साफ बन जाता है और प्लैंकटन्स यानी प्लवकों की संख्या का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। ठीक, और प्लवक क्या होते हैं, प्लैंकटन्स को कौन खाता है, मछलियाँ खाती हैं। तो मछलियों के लिए ये आहार माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मछलियों का संकेंद्रण हो जाता है, यानी ढेर सारी मछलियाँ यहाँ पे आती हैं और अपने आहार को यहाँ पे प्राप्त करती हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका ग्रांड बैंक, जॉर्जिक बैंक जैसे महत्वपूर्ण जो उत्तर पश्चिमी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र हैं वो लेब्राडोर की धारा की ही वजह से यानी लेब्राडोर की ठंडी धारा की वजह से ही ये यहाँ पे बन पाते हैं, नहीं तो ये नहीं बन पाते। ठीक, यदि लेब्राडोर की धारा नहीं होती तो गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे आती है, इधर ये आपका नॉर्थ ड्रिफ्ट कही जाती है, उत्तरी प्रवाह कही जाती है, और यहाँ से ये आपका घूम जाता है तो ये कनारी की धारा के रूप में आता है। और लेब्राडोर नहीं होता तो यहाँ पे कोई मत्स्य क्षेत्र का जन्म नहीं हो पाता। ठीक, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा बी है। अगला देखिए, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दी जाए कि हम लोगों ने एक ज्योग्राफी का पेड बैच स्टार्ट किया है जो यूजीसी नेट पे स्पेशली है, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, और ये टारगेट बैच है। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल बता दिया जाएगा। ठीक, 8318 011 238। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि यदि आप ज्योग्राफी के बैच से जुड़ना चाह रहे हैं। आगे आइए,
चौथा नंबर का जो प्रश्न है कि महासागरीय धारा दिया है और इसके जो संबंधित तट हैं उसको दिया है। अब देखिए जो हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट की धारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। तो ये कहाँ पे आपको, तो हम्बोल्ट महोदय चिली या पेरू से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो हम्बोल्ट जलधारा है ये चिली या पेरू से रिलेटेड है। ठीक, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। उत्तरी अटलांटिक अफवाह, तो उत्तरी अटलांटिक अफवाह ये ग्रांड बैंड से जब आगे गल्फ स्ट्रीम जाता है तो पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर क्या होता है, वो पूरब की ओर मुड़ जाता है। जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, ग्रांड बैंड जहाँ पे ये आपका लेब्राडोर मिलेगी इससे, तो यहाँ पे ये क्या है कि वेस्टर्लीज के प्रभाव में आके इधर ये घूम जाता है। ठीक, और इसे ही उत्तरी अटलांटिक अफवाह की संज्ञा दी जाती है। ये गर्म जलधारा होती है। ठीक, अगला है तो ये कहाँ पे आपका आ जाएगा, उत्तरी अटलांटिक अफवाह ये आपका यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे के आसपास। ठीक, हम्बोल्ट का चिली और पेरू। बेंगुएला की जो ठंडी धारा है ये अंगोला और नामीबिया के पास यानी अफ्रीका में। और अगुलहास ये आपका मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो अगुलहास कैसी जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। बेंगुएला कैसी है, ठंडी है यानी कोल्ड करंट है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि आप मिलान कर लीजिए और जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सेकंड नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आइए, जल डमरू मध्य यानी कि जो जल संधि है और देश हैं इसके बारे में। तो बॉस जल संधि कहाँ पे है, बॉस जल संधि कहाँ पे है, बॉस जल संधि आपका है, चलिए बॉस जल संधि है, डेविस स्ट्रेस है, डोवर जल संधि और फ्लोरिडा है। आइए मैप ऊपर दिया गया था तो मैप पे हम लोग आते हैं। ठीक, अब देखिए बॉस जल संधि कहाँ पे है, तो ऊपर जो जल संधि है यहाँ पे इसे बोलते हैं टॉरस जल संधि। ठीक, नीचे जो ऑस्ट्रेलिया के है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है, इसे बोला जाता है बॉस जल संधि। ठीक, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच। तो जल संधि क्या करती है कि जो जलीय भागों को जोड़ती है और स्थलीय भागों को अलग करती है। ठीक, और अगला है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि कहाँ पे, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच यहाँ पे जो जल संधि पाई जाएगी इसे बोला जाता है डेविस जल संधि। अगला है डोवर जल संधि। तो डोवर जो जल संधि है वो आपका यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच है। ठीक, डोवर जल संधि। अगला है फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा यहाँ पे आपका, फ्लोरिडा इसे अंतरिक्ष भी कहा जाता है। तो जो फ्लोरिडा है ये आपका यहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे आपका है क्यूबा। ठीक, और ये यूएसए, इन दोनों के बीच जो जल संधि है वो फ्लोरिडा है। यहाँ पे कौन सा था, डेविस। तो डेविस किसके बीच, कनाडा और ग्रीनलैंड। और यहाँ पे क्या था, ऊपर यहाँ पे टॉरस हो जाता है, यहाँ पे बॉस जल संधि हो जाएगा। और यहाँ पे आपका सुंडा गर्त के पास सुंडा जल संधि है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डोवर जल संधि है फ्रांस और यूके के बीच। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक महासागरीय धारा जो लेब्राडोर धारा से मिलती है, कैनारी, बेंगुएला, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया की धारा। अब देखिए ये हमने आपको अभी बताया कि कौन सी महासागरीय जलधारा लेब्राडोर की जलधारा से मिलती है, कैनारी, बेंगुएला, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया। जो आपका यहाँ अभी फिगर पे आइए, ठीक, मैप पे आइए, ये जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जाती है यहाँ पे इसे क्या कहा जाएगा, फ्लोरिडा की धारा कहा जाता है। ठीक, आगे इसी के सहारे ये उसके प्लेस के नाम अलग अलग बदलते जाते हैं, तो यहाँ पे पहुँच के ये आपका लेब्राडोर धारा से मिलती है। तो जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरिडा की धारा। ठीक, बेंगुएला की धारा या किनारे की वहाँ पे है ही नहीं कोई। ठीक, नेक्स्ट आइए, मेरियाना खाई महासागर का सर्वाधिक गहरा भाग है, इसके विषय में कौन सा कथन गलत है यानी सही नहीं है। वह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप के पश्चिम में स्थित है। अगला है, इस खाई में पहली बार 1875 में चैलेंजर अभियान के द्वारा मापी गई ये खाई। यह खाई लगभग 2550 किलोमीटर लंबी है, जिसकी औसत चौड़ाई 69 किलोमीटर है।
और अगला है कि खाई की तली में उसके ऊपर का जो जल स्तंभ है समुद्र तल का मानक वायुमंडलीय दाब 1000 गुना से अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए सभी जो बी सी डी ये सभी राइट हैं। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मेरियाना द्वीप के पश्चिम में जो दिया है, तो ये मेरियाना द्वीप के पश्चिम में नहीं बल्कि मेरियाना द्वीप के पूर्व में है। ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें यही पूछा है, सही नहीं है। नेक्स्ट है सारगैसो समुद्री अटलांटिक महासागर का विशाल खंड है जिसकी विशेषता है प्लवमान भूरा समुद्री शैवाल जिसे सारगैसम कहा जाता है। यह किसके द्वारा वहन किए जाने वाले समुद्री पादपों और कचरे के निक्षेप से बनता है। जो सारगैसम समुद्र है, ये सारगैसम घास जो होती है उसी के द्वारा उसी के चारों ओर ये माना जाता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ऐसा समुद्र है जिसके कोई तट नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि समुद्री पादपों और कचरे के निक्षेप से किसके वहन से बनता है, तो अटलांटिक धारा की वजह से या कनारी धारा की वजह से या उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा की वजह से। तो यह किसकी वजह से बनता है, तो यहाँ पे देखिए जो इसका निक्षेप है वो अटलांटिक धारा, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका अटलांटिक धारा की वजह से भी बनेगा। कनारी धारा भी, कनारी आप देखेंगे जो स्पेन के तट के पास है अपवर्ल्ड करंट के रूप में, और इधर आपका उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। तो जो सही उत्तर आपका है 1, 2 और 3 है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय शेल्फ के संबंध में यानी महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में कौन सा सही नहीं है। प्लेट सीमाओं के निकट शेल्फ विद्यमान नहीं होते हैं, वे अत्यधिक अवसादी या सेडिमेंट होती हैं। ये महाद्वीपीय ढालों की ओर उसमें अचानक पतन होता है, वे समृद्ध मत्स्यन क्षेत्र होते हैं। तो जो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, जैसे आपका जो ग्रांड बैक आप देख रहे हैं तो वहाँ पे भी चौड़ा है, तो ये जो मत्स्यन के समृद्ध मत्स्यन के क्षेत्र होते हैं, क्योंकि जहाँ पे गहराई कम होगी। ठीक, और अगला है कि प्लेट सीमाओं के निकट शेल्फ विद्यमान नहीं रहते हैं, तो ये भी आपका सही है। जहाँ पे प्लेट बाउंड्री होती है वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं पाए जाते हैं। ये अत्यधिक अवसादी सेडिमेंट होती हैं, तो यहाँ पे ये जो सेडिमेंट होते हैं इसके ये अत्यधिक अवसादी होती हैं। जो महाद्वीपीय शेल्फ यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती हैं, महाद्वीपीय मग्न तट होती हैं, ये अवसादी होती हैं, जबकि महाद्वीपीय ढालों की ओर उसमें अचानक पतन नहीं होता है। ठीक, ये वाला यहाँ पे आपका रॉन्ग है। अगला है समुद्री लवणता। ठीक, अगला है समुद्री लवणता के संबंध में कौन सा कथन सही है। महासागर की लवणता वाष्पीकरण और वर्षण पर निर्भर करती है। बात सही है ये कि वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा तो लवणता बढ़ जाएगी, वर्षा ज़्यादा हो जाएगा तो लवणता कम हो जाएगी। तापमान या घनत्व में कोई परिवर्तन लवणता को प्रभावित करता है। जी हाँ, टेम्परेचर या घनत्व में परिवर्तन होगा तो उससे लवणता परिवर्तित होगी। अगला है समुद्री लवणता का मुख्य सोर्स नदियों द्वारा स्थलीय विसर्जन है। जी नहीं, नदियों के द्वारा जो लवणता है नदियों में लगभग 3% ही पाई जाती है केवल। ठीक, जो समुद्री लवणता है ये अन्य रूपों में यहाँ पे विद्यमान रहता है। तो जो आपका यहाँ पे नेक्स्ट ये कोड बनाया है कि कौन कौन से सही हैं, तो आपने यहाँ पे देखा तापमान और घनत्व इसको प्रभावित करते हैं, वर्षण और वाष्पीकरण भी प्रभावित होता है, तो 1 और 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।